सविता भाभी का पति मिलिट्री में नौकरी करता है। साल में सिर्फ एक बार नमन अपने घर आता है। नमन अभी छुट्टियां मनाने अपने घर आया है। नमन के साथ घर खुशहाली से भर गया। सविता भी बहुत खुश है। नमन के माता पिता और नमन शाम का खाना साथ में खाने बैठे हैं। सविता सबको परोस रही है। नमन बेटा, अब छुट्टियों को घर आया ही है तो अपने घर को कुलदीपक देख के जाना। सविता शर्माती है। हाँ भाई, सही कहा। घर में नन्हे बच्चे रहते हैं तो घर हमेशा भरा पूरा रहता है। नन्हे बच्चे एक साथ कितने चाहिए तुमको? फिलहाल एक तो दे, दूसरी बार आएगा तो दूसरे बच्चे के बारे में सोचेंगे। सविता शर्माकर अंदर चली जाती है। देख कैसे शर्मा रही है तेरी बीवी, जैसे अभी अभी शादी हुई है। अरे अभी तो हुई है, 2 ही साल हुए हैं शादी को, और इन 2 सालों में मुश्किल से 2 महीने बिताए हैं तेरे लाडले बेटे ने। इस हिसाब से देखा जाए तो इनकी शादी को 2 ही महीने हुए हैं। और अपनी शादी को कितने साल हुए? किसको साल गिनने की पड़ी है? जब कोई दूर रहता है तो समय गिनना पड़ता है। किसी को समय काटना पड़ता है और किसी का समय कटता ही नहीं। अपने पति के इस मजाक से नमन की माँ गुस्सा हो जाती है। तो ठीक है, मैं मायके चले जाती हूँ। मेरी वजह से तुम्हें अपना समय नहीं काटना पड़ेगा। बाबा, तुम फिर से शुरू हो गए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तेरी माँ खामखा नाराज होगी। हाँ, पता है तुम्हारा मजाक। इस बहाने तुम्हारी मन की बात बाहर आ गई। अरे मन की बात तो नेता लोग करते हैं, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। ठीक है बाबा, तुम चुपचाप बैठो अब। सविता किचन से सब्जी लेकर आती है और सबको परोसने लगती है। हाँ, तो हम किधर थे? घर में नन्हे बच्चे रहते हैं तो घर हमेशा भरा फूला रहता है। माँ, अब तू शुरू हो गई। आज ही तो आया हूँ मैं। ठीक है, इतनी जल्दी भी नहीं है। 1-2 दिन आराम कर लेने दो इसे। आराम करने के दिन तो हमारे हैं। बहू जाने दे, हमारी बातों की तरफ ध्यान मत दे। तू भी खाना खा ले। जी सासू माँ, आपका होने के बाद खा लूंगी। तभी नमन का मोबाइल फोन बजता है। सविता, जरा मेरा फोन देना। सविता टेबल पे चार्जिंग को लगाया हुआ नमन का फोन लेकर नमन को देती है। हेलो, यस सर, नमन ही बोल रहा हूं सर। अभी? सर आज ही आया हूं मैं। यस सर। हाँ सर। जी सर। जय हिंद सर। नमन नाराज होकर सबकी तरफ देखता है। क्या हुआ? कर्नल का फोन था। बॉर्डर पे युद्ध की स्थिति है, मुझे तुरंत ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। आधे घंटे में गाड़ी आने वाली है। मुझे माफ करो, मुझे निकलना पड़ेगा। सविता की आंखों में आंसू थे। सविता रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। पिताजी नमन को इशारे से सविता को संभालने को कहते हैं। नमन सविता के रूम में जाता है। सविता जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। सविता, खुद को संभालो। मैं दुश्मन को धूल चटाने यूं गया और यूं आया। देखो, मेरी आंखों में देखो। आज ही आए हो और आज ही चल दिए। मेरे लिए एक दिन 1 साल जैसे कटता है। पर अभी आपको पूरा साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है मैडम। मिशन खत्म होते ही मुझे मेरी छुट्टियां मिलने वाली हैं। चलो अभी मैं निकलता हूँ। माँ और पिताजी का ख्याल रखना। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो माँ और पिताजी का दूसरा बेटा बनकर उनका साथ देना। ऐसा आप शुगुन क्यों बोल रहे हो? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अरे हाँ बिल्कुल, मैं मेरी प्यारी बीवी के लिए मौत को भी चकमा देकर वापस आ सकता हूँ। नमन बाहर आता है। माँ की आंखें भी आंसुओं से भरी है, पर उनकी हाथ में एक तिलक का प्लेट है। नमन की माँ नमन को तिलक लगाती है। दुश्मन को धूल चटा के आना, हम इंतजार करेंगे। नमन हाथ हिला के सबसे विदा लेता है। कुछ नमन की राह देखने में चले जाते हैं। एक दिन नमन के घर के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। नमन की माँ खुश होकर कहती है। सविता भागकर ही दरवाजा खोलती है तो बाहर कुछ मिलिट्री अफसर खड़े रहते हैं और उनके हाथों में नमन का बैग होता है। नमन सिन्हा का घर? जी बोलिए। इतने में नमन के माता पिता भी दरवाजे पर आते हैं। हमें ये दुख की बात बताने में बहुत ही खेद हो रहा है। क्या बात क्या है अफसर, साफ साफ बोलिए। आपका नमन वीर गति को प्राप्त हुआ है। दुश्मनों पर बमबारी करते हुए नमन की फ्लाइट दुश्मनों के इलाके में क्रैश हो गई।
अभी तक हमें उसकी बॉडी नहीं मिली है, पर जल्द ही हम उसे पूरे सामान के साथ आपके पास ले आएंगे। ये सुनकर सविता के साथ सबके नीचे की जमीन खिसक जाती है। सब जोर जोर से रोने लगते हैं। नमन के इस सदमे में कुछ साल बीत जाते हैं। दिन रात नमन की यादों में सब अंदर से खोखला हो जाता है। सविता रो रो कर अपनी हालत बहुत ही खराब कर लेती है। नमन के घर के पास ही एक दिनेश नाम का लड़का रहता है। कभी कभार वो सविता के घर भी आते रहता है। कैसे हो अंकल? बस बेटा, दिन काट रहे हैं। लगता है आप अभी तक नमन को भूल नहीं पाए हैं। देखो, होनी को कौन टाल सकता है। सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी तबीयत का ध्यान रखो। दिनेश ऐसा कहते कहते अपनी आंखों से ही सविता को ढूंढ रहा है। वैसे सविता भाभी नहीं दिखाई दे रही। तभी सविता पानी का गिलास लेकर आती है और दिनेश को पानी देती है। दिनेश सविता को देखकर खुश होता है। इसकी क्या जरूरत थी, अभी पीकर ही आया हूं बस। दिनेश पानी का गिलास लेते हुए अपनी उंगलियों से सविता की उंगलियों को छूता है। सविता दिनेश की तरफ देखती है। कैसा है ना अंकल, मैं बताता हूँ। बीती हुई चीजों के बारे में सोचकर हमें अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या पता आने वाला कल कोई सुनहरा मौका लेकर आए। बेटा, हमारे तो बीते हुए कल में ही आने वाला कल छुपा हुआ था। अब बस वो यादें रह गई हैं। दिनेश किसी बहाने से या यूं ही हालचाल पूछने बार बार सविता के घर आता है और सविता का दिल जीतने की कोशिश करता है। आज फिर सविता के घर के दरवाजे पर दिनेश दस्तक देता है। सविता दरवाजा खोलती है। कुछ पल दिनेश दरवाजे पे खड़ा होकर सविता की खूबसूरती निहारने लगता है। बैल की आवाज सुनकर सविता की सासू माँ अंदर से ही पूछती है, कौन है सविता? दिनेश अपने इशारे से कोई भी नहीं है कहने को कहता है और धीरे से अंदर आकर सविता का हाथ पकड़कर चूमता है। सविता धीरे से कहती है, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी किस्मत की रेखाओं पे धूल चढ़ी है, उसे साफ कर रहा हूं। सविता अपनी शर्म को दबा नहीं पाती। तभी अंदर से सासू माँ की आवाज आती है, सविता, मुझे जरा पानी देना। छोड़ो, मुझे माँ को पानी देना है। अरे इधर हम प्यासे खड़े हैं और आप किसी और को पानी पिला रही हैं। उफ, कुछ भी, छोड़ो। सविता अपना हाथ खींचकर शर्माते हुए अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं। दिनेश का बार बार आना और दिनेश के आते ही सविता का पानी लेकर आना पिताजी की तेज आंखों से छुपता नहीं है। एक दिन उदास बैठी अपनी बीवी से नमन के पिताजी बात छेड़ते हैं। सुनो, अपनी जिंदगी तो वैसे ही खत्म होने को है। हमने अपनी जिंदगी पूरी तरह जी ली है, पर बहू के बारे में सोचता हूं तो बहुत तकलीफ होती है। उसकी जिंदगी खिलने से पहले ही उजड़ गई। हमें कोई अधिकार नहीं बहू की जिंदगी इससे बदतर करने का। तो आप क्या सोच रहे हो? बहू की दूसरी शादी करने का सोच रहा हूं। दूसरी शादी? ख्याल तो नेक है, पर उसके लिए दूसरा लड़का कहाँ ढूंढेंगे? मैंने ढूंढ लिया है। वो दिनेश है ना, वो सविता को पसंद करता है और सविता भी दिनेश के आते ही बावली सी हो जाती है। तो फिर देर किस बात की? कुछ ही दिन के बाद कुछ खास मेहमानों के उपस्थिति में सविता और दिनेश की शादी हो जाती है और सविता की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। सविता रोते हुए नमन के माता पिता से विदाई लेती है। हमने हमेशा तुझे अपनी बेटी माना है और बेटी की खुशी में ही अपने माँ बाप की खुशी होती है। जा बेटी, जी ले अपनी जिंदगी। दिनेश सविता को हनीमून के लिए किसी होटल में लेकर आया है, पर दिनेश आज कुछ डरा डरा सा है। वो बार बार किसी को कॉल कर रहा है, पर सामने वाला आदमी फोन नहीं उठा रहा है। क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं, मैं 2 मिनट में आया। दिनेश बाथरूम में चला जाता है। सविता को दिनेश के बारे में आज कुछ गड़बड़ी लग रही है। तभी सविता दिनेश का फोन लेकर उसके सारे कॉल्स रिकॉर्डिंग पर डाल देती है। दिनेश बाथरूम में आता है, तभी उसका मोबाइल बजता है। हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? हाँ, इधर होटल में ही है। ठीक है। दिनेश फोन कट करके टेबल पे रखता है। सविता कपड़े चेंज करने का बहाना करके वहां से उठती है
और धीरे से दिनेश का मोबाइल लेकर दूसरे रूम में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। सविता दिनेश का अभी आए हुए कॉल का रिकॉर्डिंग सुनती है। हेलो हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? अरे पुलिस का एक झमेला हुआ था, उसको निपटा रहा था। लड़की किधर है? इधर होटल में ही है। ठीक है। 10 लाख में सौदा पक्का हुआ है, 5 तेरे और 5 मेरे। तब तक तू उसको बेहोश कर दे, मैं आता हूं। ठीक है। दिनेश की एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर दूसरी बार सविता के पैरों से जमीन खिसक जाती है, पर सविता ठंडे दिमाग से सोचते हुए वहां से भागने का प्लान करती है। सविता खिड़की से बाहर झांक कर देखती है, इनका ये रूम पहले माले पर ही है। तो सविता खिड़की से बाहर निकलकर खुद को बचाते हुए धीरे धीरे नीचे उतरती है और सीधे अपने घर की तरफ भागती है। डोरबेल की आवाज से नमन के पिताजी दरवाजा खोलते हैं और सामने सविता को देखकर चौंक जाते हैं। सविता जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए दिनेश की करतूतों के बारे में पिताजी को सब बता देती है। मुझे माफ कर दो, मैंने उसके साथ शादी करके गलती की। मैंने नमन को दिया हुआ वचन तोड़ दिया। मेरे जाने के बाद आप लोगों का क्या होगा मैंने सोचा भी नहीं। अरे हमारी छोड़ो, मुझे तेरी चिंता हो रही थी, इसलिए तो मैंने तेरी शादी के बारे में सोचा। पर ठीक है, कुछ अनहोनी होने से पहले ही तू घर लौट आई। मुझे तो वो लड़का पहले से ही मवाली किस्म का लग रहा था, पर अच्छा हुआ तूने होशियारी से काम लिया। वही होगा, हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। आप पुलिस को कॉल करो। फिर से डोरबेल की आवाज सुनाई देती है, पर सब चुपचाप खड़े हैं। आप पुलिस को कॉल करो ना, ऐसे दरवाजे को देखते क्या खड़े हो? हम देश के शूर योद्धा के माता पिता हैं, हमें पुलिस के भरोसे अपनी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। तू खोल दरवाजा, मैं देखता हूँ कौन है। नहीं, वो लोग बहुत खतरनाक है। अरे मुझसे खतरनाक है क्या? हाथ में लाठी लेकर पिताजी गुस्से में दरवाजा खोलते हैं और सामने देखकर अपनी हाथ की लाठी नीचे छोड़ देते हैं। पिताजी को ऐसा करते हुए देखकर माँ और सविता भी दरवाजे के सामने आते हैं और सामने नमन को देखकर चौंक जाते हैं। बेटा तू? हाँ माँ, कहा था ना, दुश्मनों को धूल चटाकर मौत को भी चकमा देकर वापस आ जाऊंगा। खबर तो सही थी, दुश्मन के इलाके में मेरी फ्लाइट क्रैश हुई थी, पर मैं बच गया और उनसे बचते बचते उन्हीं लोगों में छुप कर रहकर घर तक आने में मुझे 3 साल लग गए। सविता अभी भी शौक होकर नमन को देख रही है और मनी मन सोच रही है कि उस दरिंदे दिनेश से छुटकारा पाकर उसने अपने साथ सभी की जिंदगी को बचाया है। अरे क्या सोच रही हो सविता? बाबा, अब मैं बहुत सारी छुट्टियां लेकर आया हूँ, अब आपके मन की इच्छा पूरी होगी। अब अपना घर बच्चों से भरा पूरा हो जाएगा। ये बात सुनकर सविता के साथ सब हंसने लगते हैं।